अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पॉलीमर्स और पॉलीमराइजेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे। इस लेक्चर का जो ज़्यादातर मटेरियल या स्लाइड्स हैं वो इस बुक से बनाई गई हैं, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय विलियम मैकअलिस्टर। तो पॉलीमर्स बड़े इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मटेरियल्स हैं। हमें अपने इर्द गिर्द नेचर में भी पॉलीमर्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी ट्रीज़ हैं वो भी उसमें सेलुलोज होता है, पॉलीमर से मिलके बनते हैं। कॉटन जिससे हम धागा बनाते हैं वो भी नेचुरल पॉलीमर है। सिल्क है, ये भी नेचुरल पॉलीमर है। लेदर है, और ये सारे नेचर से मिलने वाले मटेरियल्स पॉलीमर्स ही हैं। इसके अलावा हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इर्द गिर्द जो चीज़ें नज़र आती हैं उसमें भी पॉलीमर्स बेशुमार पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक की चेयर्स, टेबल्स, इवन के ऑटोमोटिव्स, टेक्निकल एप्लीकेशंस, टॉयज़, क्लोथिंग और इस तरह की घर में इस्तेमाल होने वाली और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो पॉलीमर से बनी हुई होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मटेरियल्स है, तो इसको जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो पॉलीमर्स होते क्या हैं? बेसिकली जो पॉलीमर का लफ्ज़ है, वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली मीन्स मैनी मैनी और मर मीन्स यूनिट्स। तो पॉलीमर मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसके जो कई यूनिट से मिलके बना हो, यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मिसकॉन्सेप्शन पहले शुरू शुरू में हिस्ट्री में रही है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स को एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स समझा जाता रहा है। लेकिन ये एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये खुद बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनते हैं। तो पॉलीमर का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हो। और मोनोमर मीन्स वन यूनिट, मोनो मीन वन और मर मीन यूनिट। तो एक सिंगल यूनिट जिससे पॉलीमर बनता है वो मोनोमर यानी कि एक सिंगल यूनिट कहलाता है। फिर पॉलीमर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना हो, लेकिन एक फ्यू यूनिट से मिलके भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिनको जो पॉलीमर जितने बड़े तो नहीं होते लेकिन उनको ओलिगोमर्स कहते हैं। कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर से मिलके बनते हैं लेकिन उनमें मोनोमर की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, फ्यू डजन्स ऑफ यूनिट्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनको हम ओलिगोमर कहते हैं। तो जितने पॉलीमर्स हमें नेचर में नज़र आते हैं, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे, या फिर हम खुद से बनाते हैं, वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? वी नो फ्रॉम आवर स्कूल एजुकेशन के ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलके बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ये कार्बन का एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। और इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें 2 इनर शेल में और 4 आउटर शेल में। तो अपनी इसको आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए ये 4 बॉन्ड कार्बन बना सकती है। ये 4 बॉन्ड बॉन्ड जो है हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन मोस्टली हाइड्रोजन एटम के साथ बनाती है। तो एक कार्बन एटम 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बना सकती है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल वजूद में आता है, अगर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाए, तो जो मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल वजूद में आता है वो मीथेन का होता है। यानी कि उसमें एक सिंगल कार्बन है, और चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है बनाएगी, तो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करेगी, अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करेगी। तो ये जब 4 हाइड्रोजन एटम इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, तो तो इसका जो वैलेंस शेल है वो भी मुकम्मल हो जाता है, और ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो कि मीथेन का है ये वजूद में आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन एटम्स ही हों। एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ मिलकर भी बॉन्ड बना सकती है, दूसरी तीसरी के साथ, और इस तरीके से ये चेन आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से जो पॉलीमर्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक वो मटेरियल जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें सिर्फ मोस्टली हाइड्रोजन या कार्बन होती है।
अब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि सबसे जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो मीथेन का होता है, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिल के बॉन्ड बनाती है। तो इसमें चूँकि ये बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत कम होती हैं, तो जिसकी वजह से ये गैस की फॉर्म में मौजूद होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -164 है। तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम जानते हैं, जो हमने स्कूल में पढ़ी हुई है, कि इसके बाद जो अगर डबल कार्बन हो तो उस मॉलिक्यूल को हम ईथेन कहते हैं। इसमें के 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ईथेन, मीथेन के बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो ईथेन है। इसमें अब चूँकि मॉलिक्यूल थोड़ा सा मीथेन से बड़ा हो गया, तो इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा इसका इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद जो प्रोपेन है, प्रोपेन में 3 कार्बन्स होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट और थोड़ा इंक्रीज़ हो गया। ब्यूटेन है, फिर पेंटेन है, हेक्सेन है। तो जैसे-जैसे ये कार्बन की चेन जो है ना, ये जो चेन है, ये जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है। जो मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, ये इंटर चेन फोर्सेस हैं, वो बढ़ती जाती हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड फॉर्म में आता जाता है। और फिर जब और ज़्यादा ये मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वैक्सी सॉलिड बनेगा। वैक्सी सॉलिड के बाद फिर प्योर सॉलिड की तरफ जैसे-जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, कार्बन से कार्बन एटम जुड़ता है, मेन चेन जो है, बैकबोन जो है वो बढ़ती है, वैसे-वैसे गैस से सॉलिड की तरफ मटेरियल जाते हैं। अच्छा, ये जो कार्बन के साथ मिलना है, ये सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से भी हो सकता है। कार्बन टू कार्बन लिंकेज सिंगल भी हो सकती है, सिंगल बॉन्ड, और डबल भी हो सकता है। तो इन केस के अगर कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग जो है वो सिंगल है, तो इसको हम सैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें फर्दर जो एटम है उसके लिंक होने की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई और एटम को लिंक होना है, जो पहले से लिंक्ड एटम हैं उनमें से कोई एक निकलेगा, कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड टूटेगा, तो फिर नया बॉन्ड बनेगा। इसके बरक्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो अगर डबल बॉन्डिंग हो तो इसको हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, ये सैचुरेटेड नहीं है, इसमें गुंजाइश है कि और बॉन्डिंग हो सके। तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें कार्बन से कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ये अगर डबल बॉन्ड टूटता है तो ये फिर दोनों कार्बन्स जो हैं ये किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना सकती हैं। तो इसके अलावा ये जो मोनोमर्स हैं, इस स्लाइड पे हमें ये मुख्तलिफ मोनोमर्स ही बेसिकली नज़र आ रहे हैं। ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिल के बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उनसे डिफरेंट इस तरीके से हैं कि इन छोटे मॉलिक्यूल्स में कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा ग्रुप जो कोई ना कोई फंक्शनैलिटी इस मॉलिक्यूल को देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी हमने इनका इंट्रोडक्शन भी हमें अपने एफएससी की नॉलेज से है कि अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें मेन चेन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अगर एक सिंगल कार्बन के साथ, जो कि मीथेन थी, उसमें अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, ये अल्कोहल बन जाता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो इस तरीके से अगर कोई भी और फंक्शनल ग्रुप हम मेन चेन में इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे ये ईथर है, ईथर में ये होता है कि एक जो ऑक्सीजन है वो मेन चेन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, कि इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है। ये दोनों चेन्स मुख्तलिफ हो सकती हैं और ये दोनों चेन्स एक कार्बन एटम के साथ लिंक्ड हैं। तो जैसे कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर एक सिंगल कार्बन एटम हो, तो ये डाई मिथाइल ईथर, के इस तरफ भी मिथाइल, इस तरफ भी मिथाइल, और ये ईथर बीच में फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरीके से एसिड्स, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर मेन चेन के साथ लिंक्ड हो तो ये एसिड्स होते हैं। फिर अल्डिहाइड्स के अगर मेन चेन जो है वो COH बॉन्ड के, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और साथ में हाइड्रोजन, ये अल्डिहाइड होता है। तो जैसे अगर एक सिंगल कार्बन के साथ हो तो इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, 2 के साथ हो तो एसिटल्डिहाइड कहते हैं। फिर ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एक लीनियर चेन की फॉर्म में नहीं होते हो सकता है ये एक सर्कुलर ये जो कार्बन्स हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में जुड़ी हुई हों, जिसको हम एरोमेटिक रिंग कहते हैं। तो ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, और साइक्लिक में बहुत सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं।
तो इनके साथ भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको हम फिनोल कहते हैं। तो किसी न किसी जो मोनोमर है, जो एक सिंगल यूनिट है, सिंपल यूनिट है, जिसने कि रिपीट हो के एक बड़ा यूनिट, एक बड़ा पॉलीमर बनाना है, वो बगैर फंक्शनल यूनिट के भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ईथीन या ईथेन है, या फिर ये एक इसमें फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। और फिर फंक्शनल ग्रुप भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, डबल भी हो सकता है। उसको अगर डबल हो तो फिर हम कहेंगे कि ये डाई फंक्शनल ग्रुप है, मॉलिक्यूल है। अगर तीन हो तो ये ट्राई फंक्शनल हो जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि ये बेसिकली जितने ज़्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, या वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे वो बेसिकली एक्टिव साइट बन जाते हैं। तो वहाँ पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के आके बॉन्ड बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर मोनोमर्स क्या हुए? अ स्मॉल मॉलिक्यूल फ्रॉम विच पॉलीमर इज सिंथेसाइज्ड। वो छोटे से छोटा मॉलिक्यूल जिससे कि पॉलीमर सिंथेसाइज किया जा सकता हो, उसको हम मोनोमर कहते हैं। मोनोमर से हम मोनोमेरिक यूनिट लेते हैं। मोनोमेरिक यूनिट क्या? इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड डिफाइंड बाय द मोनोमर। ये मोनोमेरिक यूनिट मोनोमर से निकलता है और ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। यानी कि अगर ये ईथीन का मॉलिक्यूल है, अभी इसमें डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स कि ये डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये दोनों कार्बन्स दोनों साइड पे किसी और या एक दूसरे ईथेन ग्रुप के ईथीन के साथ जो है वो मिलके कार्बन चेन को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये मोनोमर है, ये मोनोमेरिक यूनिट है। रिपीट यूनिट क्या है कि इस मोनोमेरिक यूनिट के बहुत ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स के आपस में मिलने से जो एक बैकबोन बनेगी, जो एक मेन चेन बनेगी, लीनियर पॉलीमरिक चेन बनेगी, वो हमारी वो हमारा पॉलीमर होगा। और रिपीट यूनिट क्या होगा? यही रिपीट यूनिट है कि ये रिपीट यूनिट बार बार रिपीट होके पॉलीमर चेन बना देता है। तो एलिमेंट्री यूनिट हुज रेपिटेशन विल प्रोड्यूस पॉलीमर चेन। एलिमेंट्री यूनिट, ऐसा एलिमेंट्री यूनिट जो कि रिपीट हो के पॉलीमर चेन दे, उसको हम रिपीट यूनिट कहते हैं। तो ये मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट तीनों आपस में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोई दो एक डिफरेंट दो सेम हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पहले केस में पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन जो पॉलीमर बनते हैं, इसके केस में मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट तीनों सेम हैं। तो पॉलीएथिलीन अगर बनाना हो तो ये ईथीन से स्टार्ट करते हैं, ये मोनोमर है, इससे ये मोनोमेरिक यूनिट बनता है, और ये मोनोमेरिक यूनिट ही रिपीट यूनिट है, और इसी के रिपीट होने से आगे पॉलीमर बनता है। पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर बनाना हो तो प्रोपीन जो है वो मोनोमर है, इसी से ये वाला मोनोमेरिक यूनिट निकलता है, जिसमें मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट दोनों सेम हैं, और रिपीट यूनिट के रिपीट होने से ये पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर बनता है। किसी पॉलीमर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है कि जो रिपीट यूनिट है उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा के जितने रिपीट यूनिट हों, एन मीन्स नंबर ऑफ़ रिपीट यूनिट्स, तो बजाय इसके कि लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल लिखा जाए तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो दूसरा केस है कि मोनोमर और मोनोमेरिक यूनिट आपस में बराबर नहीं हैं, मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट आपस में बराबर हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पॉलीमर पॉलीअमाइड 6 या नाइलॉन 6 बनाना हो तो उसके लिए जो मोनोमर है वो ये अमाइनो एसिड है, लीनियर अमाइनो एसिड। इसमें और इसके रिपीट यूनिट में ये फ़र्क है कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल, इस एंड से हाइड्रोक्सल और इस एंड से हाइड्रोजन निकलेगा तो मोनोमेरिक यूनिट बनेगा। यही मोनोमेरिक यूनिट फिर रिपीट यूनिट भी है, और इसी के रिपीट होने से पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोनोमर और मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था कि कोई एटम लीव नहीं किया, बल्कि सिर्फ डबल बॉन्ड टूटा और जो मोनोमेरिक यूनिट बना उसके रिपीट होने से पॉलीमर बन गया। यहाँ पे जो मोनोमर है उसके दोनों एंड से एक, चूँकि ये दोनों एंड पे यहाँ से हाइड्रोक्सल निकला है, यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो इसका फिर जो मोनोमेरिक यूनिट है वो मोनोमर से डिफरेंट हो गया। लेकिन यही मोनोमेरिक यूनिट रिपीट यूनिट भी है, तो ये रिपीट होके आपको नाइलॉन 6 का पॉलीमर दे देता है।
अब यहाँ पे एक तीसरा केस है, इस केस में मोनोमर, मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट तीनों डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे पॉलीअमाइड 6 बनाना हो तो जो स्टार्टिंग मोनोमर्स होते हैं वो डाई अमाइन और डाई एसिड्स होते हैं। तो ये दोनों मालिक्यूल आपस में मिल के पॉलीमराइज हो के नाइलॉन 6 बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इधर जो डाई अमाइन है इसके दोनों एंड से हाइड्रोजन निकलेगा, इसका मोनोमेरिक यूनिट बनेगा। फिर जो डाई एसिड है उसके दोनों तरफ से हाइड्रोक्सल एंड लीव करेगा और ये वाला मोनोमेरिक यूनिट बनेगा। फिर ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट मिल के आपस में ये एक रिपीट यूनिट बनाते हैं। डाई अमाइन डाई एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ये रिपीट यूनिट बनता है। तो मोनोमर ये था, दो डिफरेंट मोनोमर थे, दोनों डिफरेंट मोनोमर से दो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स मिले, दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स ने मिल के आपस में रिएक्ट करके एक रिपीट यूनिट बनाया और ये रिपीट यूनिट अब रिपीट हो के हमें एंड पॉलीमर देगा। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जो मोनोमर, मोनोमेरिक यूनिट या रिपीट यूनिट हैं वो तीनों आपस में सेम भी हो सकते हैं, कि जो मोनोमर हो उसमें से कोई डिलीशन ना हो बल्कि वो ऐसे ही रिपीट होकर डबल बॉन्ड टूटे और जो मॉलिक्यूल है वो रिपीट हो के पॉलीमर बन जाए। और दूसरा केस है कि मोनोमर डिफरेंट हो मोनोमेरिक यूनिट से लेकिन मोनोमेरिक यूनिट और रिपीट यूनिट सेम हो। मिसाल के तौर पे हमने नाइलॉन का केस देखा और इस केस में ये तीनों डिफरेंट हैं कि डाई अमाइन और डाई एसिड से दो मुख्तलिफ मोनोमेरिक यूनिट और फिर उससे एक रिपीट यूनिट बना जिसने क्या आगे रिपीट होके पॉलीमर दिया। तो हमने देखा कि पॉलीमर ऐसा मैक्रो मालिक्यूल या बड़ा मालिक्यूल होता है जो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है। जैसे ये एक बहुत बड़ा मालिक्यूल है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। ये जो सिंगल डैश लाइन है दैट मीन्स कि जो पॉलीमेरिक मेन चेन है वो एक्सटेंड हो रही है इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन इसका जो रिपीट यूनिट है वो ये सिंगल सिंपल रिपीट यूनिट है इसका। तो रिपीट यूनिट के या मोनोमर के आपस में मिल के पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है, जो अमल है या जो रिएक्शन है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच अ मोनोमर इज़ कन्वर्टेड इनटू अ पॉलीमर इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की बड़ी टाइप्स के होते हैं, तो इनको हम आगे जाके मुख्तसरन डिस्कस भी करेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ईथीन का मालिक्यूल है, यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये आपस में पॉलीमराइज हो के अगर इसको सूटेबल कंडीशंस दें तो अंडर सूटेबल रिएक्शन कंडीशंस ये पॉलीमराइज होगा और पॉलीमराइज होने के बाद ये लीनियर चेन मालिक्यूल हमें दे देगा। तो इसमें जो कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, एक कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ मिलते बॉन्ड बनाती है तो ये एक लीनियर फैशन में नहीं होता बल्कि ये एक जिगजैग पैटर्न होता है, क्योंकि कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री होता है और बॉन्ड लेंथ जो है वो 0.154 नैनोमीटर होती है। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इस एंगल की, यहाँ पे तो एंगल हमें लीनियर फैशन में 180 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल के साथ लिंक्ड है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो तो स्ट्रेट होगा, लेकिन एक्चुअल में जो पॉलीमर होता है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है एक का कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो 109 डिग्री होता है। तो जब एक कार्बन दूसरे के साथ 109 डिग्री के एंगल के ऊपर आके मिलेगी तो जो लीनियर पॉलीमर वजूद में आएगा वो इस तरह का जिगजैग पैटर्न में होगा। तो अब मोनोमर्स के आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस है उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब होता ये है कि ये मोनोमर क्यों रिएक्ट करेगा आपस में एक दूसरे के साथ, ये मोनोमर्स क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम इनको एक सूटेबल कंडीशन देंगे और वो सूटेबल कंडीशन क्या हो सकती है कि इनके लिए कोई इनिशिएटर चाहिए या कोई कैटलिस्ट चाहिए और प्रॉपर कंडीशंस चाहिए किसी भी मोनोमर के रिएक्ट करने के लिए, कि जब उनको वो कंडीशंस दी जाएं तो ये जो मोनोमर है ये सबसे पहले एक एक्टिव सेंटर इसके ऊपर क्रिएट होगा कि जो इनिशिएटर होगा या कैटलिस्ट होगी वो इस मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगी, ये बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से अब ये एक एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट एक दूसरे मोनोमर के साथ मिलेगी
और उसके साथ इस तरीके से ये जो एक्टिव साइट है वो आगे से आगे मुंतकिल होती जाती है कि जब एक नया मालिक्यूल आके यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा तो इसके साथ इस कार्बन के साथ दूसरी कार्बन बॉन्ड बनाएगी और ये जो एक्टिव साइट है या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है रेडिकल की फॉर्म में ये आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इस तरीके से जो सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ मोनोमर्स है टू द एक्टिव मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स द पॉलीमर चेन। तो इस अंदाज में फिर एक्टिव साइट जो है मूव करती है नेक्स्ट आफ्टर एडिशन ऑफ मोनोमर। तो नया मोनोमर आके इधर अटैच होगा तो ये एक्टिव साइट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा पॉलीमर चेन इंक्रीज़ करती जाएगी, ये गैस थी, उसी तरीके से पॉलीमर चेन्स के अंदर इंटरेक्शन बढ़ेगा और जब इंटरेक्शन बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आते हैं, जो गैस होती है वो लिक्विड बनती है, लिक्विड सॉलिड बन जाता है। तो ये गैस थी और इससे जो पॉलीमर बना वो सॉलिड बना। और कैसे बना कि हमने एक इनिशिएटर यूज़ किया, एक एक्टिव मॉलिक्यूल यूज़ किया जिसने मोनोमर के साथ जाके रिएक्ट करके बॉन्ड बनाया और यहाँ पे जो बॉन्ड था ये टूट के जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन था वो आगे शिफ्ट हो गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक एक्टिव साइट है मॉलिक्यूल की, ये आगे से आगे शिफ्ट होके रिएक्शन आगे से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे इस स्लाइड में समराइज़ किए हुए हैं जो 10 मोस्ट कॉमन रिपीट यूनिट्स हैं पॉलीमर्स के लिए हमारी कॉमन लाइफ में जिनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके रिपीट यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं। पॉलीएथिलीन है, जैसे कि ये शॉपिंग बैग्स वगैरह भी इसके ये नज़र आते हैं। तो पॉलीएथिलीन का रिपीट यूनिट ईथीन से बनता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के विनाइल के साथ क्लोरीन एटम अटैच होता है। तो यहाँ पे ये पीवीसी का रिपीट यूनिट है। पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन के एथिलीन के साथ ये दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है जो टूट के आगे नेक्स्ट एक्सटेंड होता है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की बजाय 4 फ्लोरीन एटम्स हैं। पॉलीप्रोपिलीन है कि 3 कार्बन एटम्स की चेन है और 2 कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इससे जो रिपीट यूनिट बनता है पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक के लिए वो ये है। पॉलीस्टायरीन का रिपीट यूनिट ये है और पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट का रिपीट यूनिट है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेज़न का ये रिपीट यूनिट है। पॉलीहेक्सामेथिलीन एडिपामाइड जिससे नाइलॉन 6 बनता है उसका ये रिपीट यूनिट है। और पॉलीएथिलीन टरफेथलेट ये हमारा बीइंग टेक्सटाइल स्टूडेंट्स पॉलीएस्टर को हम स्टडी करते हैं तो पॉलीएथिलीन टरफेथलेट जो पॉलीएस्टर जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसका ये मॉलिक्यूल है, रिपीट यूनिट है। और उसके बाद ये पॉलीकार्बोनेट का रिपीट यूनिट है। तो मोस्ट कॉमन जो मटेरियल्स हमारे इर्द गिर्द हैं उनके रिपीट यूनिट्स ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमने कहा कि पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कि छोटे यूनिट्स रिपीट हो के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो रेपिटेशन है ये मिलियंस में हो सकती है। तो इतने बड़े मॉलिक्यूल्स का फिर मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अगर अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हों, मिसाल के तौर पे हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल H2O होता है, तो हमें ये भी पता है कि 16 एटॉमिक वेट है इसका ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, तो 2 हाइड्रोजन आटम है तो इसका 18 AMU 18 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है पानी के मॉलिक्यूल का। तो जिस तरीके से इस तरह के सिंपल मॉलिक्यूल्स का हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते हैं, तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं या ये जो छोटे छोटे रिपीट यूनिट से मिलके बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स बनते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस होता है और मेजर होता है। तो चूँकि ऑल पॉलीमर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम चेन लेंथ, के आपके पास कोई भी पॉलीमर है उसमें जितने भी पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब मॉलिक्यूल्स की चेन लेंथ एक जैसी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल जितने भी हैं सबका साइज़ सारे H2O ही होंगे, तो सबका मॉलिक्यूलर वेट 18 ही होगा। लेकिन जब पॉलीमर में रिपीट यूनिट मिल मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो किसी एक मॉलिक्यूल में ज़्यादा रिपीट यूनिट होंगे, एक में कम होंगे, तो बराबर एक जैसे किसी में भी नहीं होंगे। तो जब एक जैसे एग्जैक्टली एक जैसी चेन सारी नहीं होंगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि देयर विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन लेंथ्स, कि डिफरेंट चेन लेंथ्स होंगी हमारे सैंपल में, हमारे पॉलीमर में। तो व्हाट डज़ इट मीन कि इसका मतलब है कि मिक्सचर ऑफ चेन्स होगा जो कि वेरियस लेंथ्स की होंगे। कोई एक स्टैंडर्ड चेन लेंथ किसी भी मॉलिक्यूल की सब मॉलिक्यूल की नहीं होगी। तो जब मुख्तलिफ चेन लेंथ्स होंगी या
दूसरे अल्फाज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन लेंथ होगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट भी होगी कि जिसके अंदर ज़्यादा रिपीट यूनिट्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिसमें कम है उसका कम है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगी। तो सम चेन्स लॉन्गर देन एवरेज लेंथ एंड सम शॉर्टर। तो हमारे पास अगर एक सैंपल हो, हम उसका एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो सब चेन्स का वही मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, उस एवरेज के से ज़्यादा वेट वाली भी मॉलिक्यूलर चेन्स होंगी और उस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से कम मॉलिक्यूलर वेट की भी चेन्स होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास फिर मॉलिक्यूलर वेट की एक डिस्ट्रीब्यूशन आती है। जैसे कि यहाँ पे ये डिपिक्ट भी किया गया है कि कहीं पे चांदे के यूनिट्स मिले हैं, कहीं पे ज़्यादा यूनिट्स मिल के पॉलीमर बना है, तो ये मुख्तलिफ चेन लेंथ्स हैं। तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट और है, इसका सबका जब अगर हम एवरेज निकालें तो एक वैल्यू हमारे पास एवरेज की आ जाएगी। लेकिन कुछ चेन्स होंगी जो उस एवरेज से छोटी होंगी, कुछ चेन्स होंगी जो उस एवरेज से बड़ी भी होंगी। तो इस तरीके से फिर हम जो मॉलिक्यूलर वेट है पॉलीमर का, उसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं। जो दो फेमस या ज़्यादातर या जिनके साथ हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ेगा वो यहाँ पे मेंशन है और उसका हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। डिफरेंट पॉलीमर चेन्स हैव डिफरेंट लेंथ्स एंड डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज़ डिफाइंड इन नंबर ऑफ वेज। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब ये नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वीडियो चूँकि लेंथी हो गई है तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।